हेलो स्टूडेंट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो कक्षा 8 की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें इम्पोर्टेंट जो सैम्पल पेपर हैं उनको हम हल करवा रहे हैं। और इसमें एक पेपर हमने और जोड़ा है जो कि सामाजिक ज्ञान का है। मॉडल पेपर को आप देखें, इसमें से काफ़ी प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉडल पेपर की। सबसे पहले यहाँ हमारे सामने जो परीक्षा है उसकी डिटेल है। 70/2021-22, समय 2 घंटा 30 मिनट यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ अपने पास है कि भारत का अंतिम वायसराय था। तो यहाँ अंतिम वायसराय के लिए जो आंसर है वो आ जाएगा लॉर्ड माउंट बेटन। उसके बाद में सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत थी, तो यहाँ पुर्तगाली आ जाएगा। शेर ए मैसूर के नाम से हम किसको जानते हैं? तो शेर ए मैसूर के नाम से हम जानते हैं टीपू सुल्तान को। और जो प्रश्न 4 है इसमें कुछ ऑप्शन में विसंगति है, इसलिए इसको हल नहीं करवाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के जिस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है वह है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा घनत्व आ जाएगा हमारा जयपुर में। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये आ जाएगा हमारा उदयपुर डबोक में। अगला है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया था, तो इसके लिए आ जाएगा सन 2005 में। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो इसमें जो अनुच्छेद आ जाएगा वो आ जाएगा अनुच्छेद 17। उसके बाद में जो 9वां प्रश्न है वो है 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये आ जाएगा हमारा मेरठ में। दसवां प्रश्न है कि कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो यहाँ ऑप्शन क्लियर हो जाएगा अपना संसद की। अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। तो सबसे पहला रिक्त स्थान यहाँ पर है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस यहाँ मनाया जाता है 30 मार्च को। यहाँ हम खालिस्तान में भर देंगे 30 मार्च। अगला जो प्रश्न है हमारा, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया हमारा सरपंच हो जाएगा। तीसरा है, धर्म को राज्य से अलग रखने की जो अवधारणा है उसको हम धर्म निरपेक्षता कहते हैं, धर्म निरपेक्षता। अगला है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात। तो यहाँ आ जाएगा जो जिला डूंगरपुर है उसका नाम। उसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है यहाँ, भारत के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला जो राजमार्ग है तो वो यहाँ आ जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज। चतुर्भुज यहाँ आ जाएगा। तो ये खालिस्तान आपके कंप्लीट हो गए। अगला जो रिक्त स्थान है हमारा, रिक्त स्थान तो कंप्लीट हो चुके हैं। 12वां प्रश्न है, हाँ या ना में उत्तर देने हैं। तो पहला है, संयुक्त राजस्थान के जो राजप्रमुख थे वो भूपाल सिंह थे। तो ये है हाँ अपना, यहाँ मैं लिख देता हूँ हाँ। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, ये भी सही बात है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 34 को हुआ था, ये भी सही बात है। 1800 आदिवासियों का एक जनजातीय धर्म होता है, तो ये यहाँ गलत बात लग रही है। 1857 के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये सही बात है। तो यहाँ पर हमारे उत्तर हो गए कंप्लीट। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन्हीं 4 कुटीर उद्योगों के नाम लिखिए। तो 4 कुटीर उद्योग यहाँ पर हमारे साथ पास हैं। बिल्कुल हमारे पास
ये प्रश्न एज इट इज उठाया गया है बुक में से। तो 4 कुटीर उद्योगों के नाम यहाँ हमारे हथकरघा उद्योग है, अगरबत्ती उद्योग है, चर्म उद्योग है और मिट्टी के बर्तन बनाने का जो उद्योग है वो हमारे यहाँ आंसर हो जाएंगे। ये 4 आंसर आप लिख सकते हैं आराम से। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। वे केंद्र बताने हैं जहाँ पर सबसे पहले जो क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, वो शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1857 के विद्रोह के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम हमने यहाँ आपको शो किए हैं। पहला केंद्र है यहाँ मेरठ, दूसरा है दिल्ली, लखनऊ और कानपुर। ये राजस्थान के नहीं बताने हैं, ऑल इंडिया के बताने हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज न हो, ऑल इंडिया के बताने हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ घटित हुआ। तो इसको हम बताएंगे कि जो 13 अप्रैल 1919 है वो उस दिन हुआ था, और जो अमृतसर पंजाब है वहाँ ये घटित हुआ था। अगला है घुमंतू किसानों की 2 विशेषताएं बताइए। तो घुमंतू किसानों की यहाँ 2 विशेषता हम किस प्रकार से बताएंगे कि क्या वे करते थे, क्या वे खाते थे, कैसे वो रहते थे। तो हम आपको यहाँ शो कर रहे हैं। देखो यहाँ आप किताब का जो पेज है वो हमारे पास है। तो जो घुमंतू किसान थे उसमें कुछ तो शिकारी थे और कुछ संग्राहक थे, मतलब उनकी प्रवृत्ति है वो संग्रह करने की थी। कुछ उत्पाद है, वन्य उत्पाद है, जैसे लकड़ी वगैरह है, तो उनको इकट्ठा कर लेते थे और उनसे काम चलाते थे। और जो जंगल में रहने वाला जो खोंड समुदाय है ये भी इसी प्रकार का था। वे जंगल से मिले फल, साल, महुआ के बीज इनका इस्तेमाल करते थे और जंगली जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग इनको इकट्ठा करके स्थानीय बाजार में भी बेच देते थे। स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों के लिए जो पलास और कुसुम वगैरह के फूल हैं उनसे जो कलर है वो भी तैयार किए जाते थे। तो ये विशेषताएं हैं, आप लिख सकते हो इसमें से। अगला प्रश्न हमारे पास है यहाँ महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही 2 योजनाओं के बारे में बताइए। तो यहाँ 2 योजनाओं का नाम तो लिखना ही है, साथ में उसका थोड़ा सा वर्णन भी आप करोगे, तभी आपको 2 नंबर यहाँ मिल पाएंगे। यहाँ देखिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई जाने वाली योजनाएं, तो यहाँ योजना का नाम दे रखा है पहले कॉलम में और दूसरे में उद्देश्य दे रखा है। पहली है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों चलाई गई? ये बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और विशेष रूप से जो लड़कियां हैं उनको बचाने के लिए। लड़कियों को किस प्रकार से बचाएंगे? क्योंकि जो लिंगानुपात है उसका ध्यान रखा जाएगा। लड़कियों को पैदा होते ही या फिर कोख में जो मारने की बात आती है यहाँ लिंग परीक्षण की, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए ये योजना चलाई गई है। उसके बाद में स्वावलंबन योजना। तो स्वावलंबन योजना एक जो गरीब है, गरीब महिला, विधवा, परित्यक्ता, ग्रामीण महिला, इनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए ये योजना चलाई गई। सुधार से यहाँ मतलब आप जान सकते हो वो स्वाभिमानी बने, अपना काम करे और अपना जो कमा कर खाए, कहने का मतलब ये है। तो ये दोनों योजनाएं आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 18 यहाँ हमारे पास है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। कंफ्यूज मत हो, ये मिसप्रिंट है, रातकृष्ण लिखा हुआ है, तो रातकृष्ण मिशन को भी नहीं था, रामकृष्ण मिशन जरूर था। तो इसकी स्थापना किसने की और साथ में ही ये किस बात पे जोर देता है। 4 नंबर का प्रश्न है तो हमको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो रामकृष्ण की स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने इसके गुरु के नाम के ऊपर उसका नाम रखा था।
यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य के ऊपर जोर देता है। कहने का मतलब निस्वार्थ सेवा की हम जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी सेवा करें, उनको उच्च स्तरीय जीवन किस प्रकार से जिया जाए उसके लिए कार्य प्रणाली समझाएं। तो ये सारे के सारे जो रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे विवेकानंद जी के, उनके नाम के ऊपर ये रखा गया। साथ ही इसका जो लक्ष्य था वो भी यही था। अगला प्रश्न यहाँ हमारे पास है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे, समझाना है हमको। तो बड़ा प्रश्न बनेगा कुछ, इसलिए देखिए शुरुआत से ही हम ले लेते हैं कि भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है, बहुत ही याद करने लायक है। यह सन 1857 ईस्वी से शुरू होता है और 1857 ईस्वी का जो स्वतंत्रता संग्राम है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से संधियां कर ली थी और ये निश्चित किया कि राज्यों के आपसी विवाद का निपटारा अंग्रेज़ सरकार की कंपनी ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनियों ने राज्यों की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके किसानों और जनसाधारण के हितों के ऊपर जो कुठाराघात किया, उसके कारण कंपनी के विरुद्ध जो आम जन है उसका असंतोष पैदा हो गया और उसी से जो क्रांति है वो शुरू हो गई। तो यहाँ सबसे पहला कारण हमारे पास है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो ये हम लिख देंगे कि संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए कुछ अंग्रेज राज्यों ने आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। इसमें आंतरिक राज्य जो मेवाड़ थे और मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव, तो इनके इंटरफेयर चालू कर दिया। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभु सत्ता समाप्त करके उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। तो यहाँ जो हस्तक्षेप था उसके कारण भी असंतोष पैदा हुआ राजाओं में। दूसरा है राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। तो उत्तराधिकार से मतलब क्या था कि निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने यह निर्णय देसी रियासतों पर लादने की कोशिश करी, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उसके बाद में 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी गई। तो इससे भी असंतोष पैदा हो गया। उसके बाद में अगली घटना है 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की जो नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। मतलब जो लक्ष्मण सिंह थे वो नाबालिग थे, तो अंग्रेज़ों ने डायरेक्ट अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये सारे के सारे कारण थे। अगला कारण है यहाँ सामान्य जनता की भावना। तो जो राजस्थान की सामान्य जनता थी वो अंग्रेज़ों की जो अपनी धर्म प्रचार नीति है, सामाजिक सुधार है, तो उसमें जो अंग्रेज़ों ने इंटरफेयर करना शुरू किया था उससे खुश नहीं थी। साथ ही कुछ नेता जैसे डोंगजी जवाहर जी लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बन गया था। तो ये भी एक कारण रहा। अगला कारण यहाँ है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करना। तो अंग्रेजी कंपनी ने राज्यों के साथ जो खिराज वसूलने की प्रथा थी उसके द्वारा आर्थिक शोषण की जो नीति है वो लागू कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन की वसूली। 1822 में मेरवाड़ा जो बटालियन है उसकी स्थापना हो गई।
इसके बाद 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कर ली गई और 35 में जोधपुर जो लीजियन है उसका गठन कर लिया गया। तो ये सारे के सारे जो असंतोष है इनमें सारों में पनप गया और इससे ये मुख्य कारण भी पैदा हो गया। सामंतों की मनोदशा जो है वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। 1818 की संधियों के पूर्व तक जो मुख्य शासक जो सामंत के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था, उसके बाद में कंपनी आ गई तो कंपनी को सामंतों की जो निर्भरता है वो ख़त्म हो गई और ये स्थिति दुखद हो गई। तो इसका कारण जो सामंत है इनको अंग्रेज़ों को ही मानते थे और उनमें रोष बढ़ता गया। आउवा, कोठारिया और सलुम्बर के ठिकाने मुख्य रूप से विद्रोही ठिकानों में से गिने जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे और तात्कालिक कारण भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे 57 की जो क्रांति है उसमें एनफील्ड की राइफलों में कारतूस में क्या लगाई जाती थी, गाय और सूअर की चर्बी। इससे बहुत खतरनाक असंतोष भड़का और साथ ही इनको मुंह से खोलना पड़ता था। तो कई जो धार्मिक जो सैनिक हैं वो इसके करने में नाखुश थे। क्रांति का प्रारंभ होने के बाद में जो मेरठ में शुरू हो गई 10 मई को और इस टाइम पे मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में जो एजेंट थे वो शावर्स, मैकमोसन और ईडन, ये तीनों थे और ये सभी राजस्थान की तात्कालिक एजीजी को पूर्व बोलते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये कुछ छावनी हैं जो उस समय थी। 6 सैनिक छावनियां हैं मुख्य रूप से, जैसे नशीराबाद वाली है अजमेर में, नीमच है ग्वालियर में, एरिनपुरा पाली आ जाएगी, ये जोधपुर लीजन की आ जाएगी, देवली टोंक में आ जाएगी, ये कोटा लीजन की आ जाएगी, ब्यावर अजमेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर का। तो ये सारी की सारी छावनियाँ थी और ये सारे के सारे कारण थे। अगला प्रश्न है यहाँ, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। तो देखिए ये तो सामान्य जागरूकता का प्रश्न है। ये सभी को होनी चाहिए जानकारी कि पुलिस क्या क्या भूमिका निभाती है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सामान्य जो पुलिस है उसकी भूमिका। तो देखो सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी भी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। सबसे पहले क्या दर्ज करवानी पड़ती है, एफआईआर। पुलिस किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करती है, गवाहों के बयान दर्ज करती है तथा सबूत इकट्ठा करती है। उसके बाद में क्या होगा, सबूत इकट्ठा करने के बाद में आरोपी को कहाँ ले जाया जाएगा, अदालत में, और उसके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल करी जाएगी। पुलिस को जांच के दौरान मिली किसी भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखना होगा कि जांच के दौरान पुलिस ये सब कुछ नहीं कर सकती। यदि मामला कोर्ट में जा चुका है तो गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसकी गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। दूसरी बात, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर ही उसको कहाँ पेश किया जाएगा, न्यायालय में। तो पुलिस हिरासत में यदि दुर्व्यवहार करती है तो उसके खिलाफ भी अपील हो सकती है। यहाँ पर ये चीज़ें जानकारी के लिए हमारे दिमाग में ज़रूर होनी चाहिए। कई बार क्या है कि जानकारी के अभाव में अच्छी खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए सारी चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए और ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। अगला हमारा प्रश्न है, ऊर्जा अथवा शक्ति के परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। देखो यहाँ तो केवल परंपरागत स्रोतों के बारे में पूछा है, लेकिन सामान्यतः प्रश्न आता है कि परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों की तुलना कीजिए या उनके बारे में बताइए या फिर अंतर लिखिए। तो हम यहाँ दोनों ही करवा देते हैं। देखो
ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोतों में मुख्य रूप से अंतर हम यहाँ कर लेते हैं। तो अंतर में मुख्य रूप से जो परंपरागत स्रोत है पहले उनको देख लेते हैं कि इनका जो उपयोग है वो लंबे समय से किया जा रहा है। जल विद्युत को छोड़कर सारे के सारे क्या है, गैर नवीकरणीय होते हैं, मतलब दोबारा पैदा नहीं होते। इन स्रोतों के उपयोग से प्रदूषण फैलता है। उदाहरण है इसके खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ईंधन है, जल है, विद्युत है, ये सारे के सारे। उसके बाद में ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, तो इसमें परंपरागत तो ये है नहीं, इसका मतलब पिछले कुछ समयों में ही इनका शुरुआत हुई है। दूसरी बात, ऊर्जा के जो स्रोत है ये सारे के सारे नवीकरणीय होते हैं, दोबारा इनको हम बना सकते हैं। इन स्रोतों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित नहीं होता है। इनमें कौन कौन सी ऊर्जा है, जैसे पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायो ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी की सारी है। तो ये सारे अंतर आप लिख पाएंगे। अगला यहाँ प्रश्न है, भूस्खलन किसे कहते हैं और इसके रोकने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। बड़ा प्रश्न है तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, इसमें कम से कम एक पन्ना लिखना पड़ेगा। भूस्खलन किसे कहते हैं, रोकने की विधियाँ। तो भूस्खलन होता क्या है कि सामान्य रूप से सेल का मतलब चट्टान, मलबा मतलब छोटी मोटी टूटी हुई चट्टानें, या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन को भूस्खलन कहते हैं। यह बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के कारण होता है। कौन कौन सी विधि है, तो देखो सबसे पहले तो इन स्थानों पे क्या नहीं बनाना चाहिए, मकान नहीं बनाने चाहिए। दूसरी बात, इनको खिसकने से बचाने के लिए एक दीवार बना दे बड़ी, तो दीवार भी बना सकते हैं। भूस्खलन वाले क्षेत्रों में जो वनस्पति आवरण है उसमें वृद्धि कर दे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगा दे जिससे कि वो कंट्रोल हो जाए। साथ ही जो सतही अफवाह है, जैसे झरना है, प्रवाहों के साथ साथ जो भूस्खलन की गतिशीलता को कंट्रोल करने के लिए पृष्ठीय अफवाह के उपाय है वो साथ में करें तो इसमें फायदा रहेगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका से आप क्या समझते हैं। तो स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में हम जानते हैं। देखिए, हमारे संविधान में जो न्यायपालिका है, मतलब न्याय व्यवस्था है, उसको पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। मतलब वो किसी के भी अधीन नहीं है, किसी से भी दबी हुई नहीं है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्माण में दखल नहीं दे सकती। अदालत सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से कार्य करती है। इनका सिस्टम अलग होता है। दूसरे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो न्यायाधीश है उनकी जो नियुक्ति है सरकार की अन्य शाखाओं का इसमें कोई भी दखल नहीं है। एक बार यदि नियुक्त हो जाए न्यायाधीश तो उसको हटाना मुश्किल कार्य है। तो ये है न्यायपालिका जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र बनाया गया है जिससे कि आम आदमी है उसको कंप्लीट न्याय मिल सके। 24वां जो प्रश्न है, कर्तव्यों के बिना हमारे अधिकार खोखले हैं। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, समझाइए। मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो ये यहाँ पर मौलिक अधिकार है। सबसे पहला है मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार से मतलब है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, अर्थात सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच के साथ अधिकार होगा। रोजगार के मामले में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी हैं। छुआछूत की जो प्रथा है उसका उन्मूलन कर दिया गया है तथा राज्य में कोई भेदभावजनक पदवियां नहीं प्रदान करेगा। तो मतलब सबके साथ समान व्यवहार होगा।
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस अधिकार के हिसाब से अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता, कोई कारोबार करने की स्वतंत्रता, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस में कहा गया है कि जो मानव व्यापार है, जबरिया श्रम से मतलब है ज़बरदस्ती किसी से काम करवाना, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना, तो ये सारे के सारे शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका हम विरोध कर सकते हैं, ये अधिकार है हमको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि वो व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए या छोड़े, ये उसका इंडिविजुअल या व्यक्तिगत मामला है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो संविधान में ये भी कहा गया है कि धार्मिक और भाषाई तथा अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं अलग अलग, जहाँ पर वो अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा दे पाए। सबसे लास्ट का है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो अधिकार का सहारा लेकर अदालत में भी जा सकता है। ये सारे के सारे अधिकार हैं। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन पर एक लेख लिखिए। तो वैसे तो बंगाल विभाजन का टॉपिक बड़ा है, लेकिन हमको जो प्रश्न का उत्तर है वो 6 अंक का है, तो इसमें कुछ लिखना पड़ेगा तभी मिलेंगे। देखिए, बंगाल विभाजन के बारे में हम ये जानते हैं कि 1905 में जो वायसराय कर्जन ने जो बंगाल विभाजन कर दिया था, उस समय बंगाल ब्रिटिश सरकार का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग भी उस समय बंगाल का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों का ये कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया जा रहा है। बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था, परंतु इसे प्रशासकीय सुविधा का नाम दे दिया गया। किसको क्या सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि ताल्लुक अंग्रेजी अफसरों और व्यापारियों को फायदे से था, लेकिन सरकार के गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय इसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया गया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज़ों की मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं का प्रभाव ख़त्म किया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। तो ये बंगाल विभाजन इस तरीके से किया गया था। 26 नंबर का प्रश्न है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न ये है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। संसाधन कई प्रकार के होते हैं, जिसमें अधिकांश संसाधन ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, रासायनिक गैस है, तेल है, तथा उनको पुनः पूरित करने में वर्षों लग जाते हैं। यदि विभिन्न संसाधनों का अत्यधिक अनावश्यक उपयोग हुआ तो वे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे और भावी पीढ़ी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उदाहरण के लिए जैसे जल ही है, जल असीमित संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन कई जगह जल संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमको करना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर 27 है भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। सबसे पहले अरब सागर, मुंबई, कोलकाता, कर्क रेखा और जम्मू कश्मीर, गोवा। सबसे पहले अरब सागर की बात कर लेते हैं। तो गोवा देखो, यहाँ हम दर्शा देंगे मुंबई के आसपास।
ये देखिए मुंबई के आसपास गोवा हम दिखा देंगे, और जो कोलकाता है अपना वो इस साइड में हम शो कर देंगे। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर ये देखिए ऊपर ही ऊपर यहाँ शो कर देंगे। ये आप देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर यहाँ शो कर देंगे। उसके बाद में 3 रेखाएं जो हमारी है, तो वो कर्क रेखा वो राजस्थान के भीतर से हम गुजार देंगे। कर्क रेखा ये हम डूंगरपुर से होते हुए गुजारेंगे इस तरीके से। तो ये सारे के सारे हम इंडिया के मैप में फिलअप कर देंगे। ये आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो अभी हमने कंप्लीट किया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी स्टडी में काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। ऐसे 3-4 मॉडल पेपर यदि आप हल कर लोगे तो आप कॉन्फिडेंस फील करोगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो मॉडल पेपर है ये हमने आपकी सुविधा के लिए बनाया है, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो। यदि किसी प्रकार का विरोधाभास हो तो वो जो राजकीय आदेश है उनको ही आप फॉलो करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।